देखेंगे श्वसन तंत्र। तो जितने क्वेश्चन आए हैं इसे हम देख लेंगे। तो स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में श्वसन कैसे होता है हमारा? तो स्तनधारी जितने भी स्तनधारी हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। तो इनमें सब में शोषण कैसे होता है? मनुष्य में शोषण कैसे होता है? फेफड़ों द्वारा, ठीक है। तो फुफ्फुस द्वारा शोषण होता है। कहीं कहीं पे तुम्हारा फुफ्फुस भी लिखा हो सकता है, कहीं पर लंग्स भी लिखा हो सकता है, कहीं पर फेफड़ा। तो फुफ्फुस द्वारा क्या होता है? फेफड़े द्वारा शोषण होता है स्तनधारियों में। अगला क्वेश्चन है, ये देखो 2016 में पूछा गया है MP पीसीएस प्री में। उसके बाद देखो ये RS में आया था 2003 में क्वेश्चन कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो श्वसन क्रिया करते हैं तो हमें नाइट्रोजन में कोई मात्रा, भाई O2 भी आती है, CO2 भी निकलती है, ठीक है। तो इनमें समय परिवर्तन होता है, लेकिन नाइट्रोजन में, जलवाष्प में भी परिवर्तन होता है, इनमें समय परिवर्तन होता है, लेकिन नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो श्वसन क्रिया में श्वसन क्रिया क्या है? एक जैविक क्रिया है तुम्हारी। क्या है? जैविक क्रिया है जिसमें अंतः श्वास, ठीक है, जिसको इंस्पायरेशन बोलते हैं की क्रिया, और उच्चवास जिसको एक्सपायरेशन क्रिया में क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा लगभग अपरिवर्तित रहती है। अंतः श्वास मतलब होता है जब हम सांस अंदर खींचते हैं, और उच्चवास का मतलब होता है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे क्या है, इसमें ऑक्सीजन में परिवर्तन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होगा, ठीक है। इस वाले में जलवाष्प बदलेगा, लेकिन नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, रक्त के द्वारा भी होता है, फुफ्फुस के द्वारा भी होता है, ऊतक के द्वारा भी होता है। इसका अनुक्रम सेट करना है। देखो अनुक्रम क्या होता है? सबसे पहले तो हम जब सांस लेंगे, जब हम अंतर सांस लेंगे, जब हम सांस खींचेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, जलवाष्प सब जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? सीधे फेफड़ों में जाएगी। वो फेफड़े में होते हैं वायुकोष्ठ। क्या होते हैं? वायुकोष्ठ। वायुकोष्ठ को जो होता है तुम्हारा ये, वायुकोष्ठों को जो होता है तुम्हारा ये, जो फेफड़े में वायुकोष्ठ होते हैं, इनको तुम्हारी रुधिर कोशिकाएं घेरे रहती हैं। क्या रहती हैं? घेरे रहती हैं। अब क्या करता है तुम्हारा जो O2 गई है इन फेफड़ों के द्वारा वायुकोष्ठ में प्रवेश करती है। वायुकोष्ठ से प्रवेश करने के बाद रक्त में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? रक्त में। तो रक्त में जो तुम्हारा RBC होती हैं, RBC में एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं होमोग्लोबिन प्रोटीन। क्या कहते हैं? होमोग्लोबिन प्रोटीन। ये होमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है? O2 के वाहक का कार्य करता है, ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है। और यही हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है? ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों में ले जाता है, मतलब ऊतकों से मिला है अंग, तो शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। तो हमारा क्रम क्या हो गया? तुम्हारा क्रम यही हो गया। सबसे पहले हमारी फेफड़े में जाएगी। क्या जाएगी? कहाँ जाएगी? हमारी फुफ्फुस में जाएगी, फुफ्फुस से रक्त में जाएगी, रक्त से ऊतक में जाएगी। तो 2 1 3 2 1 3 का है तुम्हारा, इसमें 2 1 3 सी वाला तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, ठीक है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो गैसीय विनिमय का स्थल तुम्हारे फेफड़ों में क्या है? तुम्हारा ये है एल्वियोली, ठीक। क्या है तुम्हारे? एल्वियोली। तो ये हमारा फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। एल्वियोली जो हमारा फेफड़ों में क्या है? गैसीय विनिमय का स्थल होता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन तुम्हारा UP पीसीएस प्री 2021 में आया है। अभी इसको रिपीट कर सकता है। क्या कर सकता है? इसको भी रिपीट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। तो एल्वियोली जो है हमारा फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे गैसीय विनिमय के दौरान क्या करते हैं हम, इसमें गैसीय विनिमय में होता क्या है हमारा, ठीक है। गैसीय विनिमय के दौरान ऑक्सीजन जो है फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है। ऑक्सीजन जो है तुम्हारी O2 जो है फेफड़ों से कहाँ जाएगी? तुम्हारी ये जो फेफड़ों से जाएगी तुम्हारी किस में? रक्त नली में जाएगी। किस में जाएगी? रक्त नली में। यही गैसीय विनिमय मतलब विनिमय का लेन देन मतलब होता है रक्त नली में जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन O2 क्या है? रक्त नली में जाती है, ठीक है, रक्त नली में जाती है। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? रक्त से फेफड़ों तक जाती है। जब ऑक्सीजन के साथ चल रही है रक्त नली में, और उसी समय CO2 भी क्या करती है? शरीर के विभिन्न अंगों से आके तुम्हारे फेफड़ों में आती है। क्या आती है? फेफड़ों में तक जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित कहाँ होती है तुम्हारी? यही इसी में होती है, एल्वियोली में होती है। यह प्रक्रिया हमारे फेफड़ों में स्थित एल्वियोली एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच संपन्न होती है। एल्वियोली और जो सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को ले जाती हैं उनके बीच में संपन्न होती है कि ऑक्सीजन हमारी जाती है रक्त नलिका में फेफड़े से, और CO2 जो शरीर के विभिन्न भागों में है वो आती है वापस फेफड़े में। तो ये हमारी क्रिया फेफड़े में स्थित एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली और रक्त जो छोटी छोटी सूक्ष्म रक्त कोशिकाएं उनके बीच संपन्न होती है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? जब रक्त में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो फिर श्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्वास की गति पर क्या पड़ेगा? श्वास की गति बढ़ जाएगी, ठीक है। श्वास की गति क्या हो जाएगी तुम्हारी? बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, भाई ऑक्सीजन कम हो गई, हम सांस के द्वारा ही ऑक्सीजन पूरी कर सकते हैं, तो हमारी सांस की गति क्या हो जाएगी तुम्हारी? बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। तो अगर ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपॉक्सिया इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपॉक्सिया। क्या बोलते हैं? हाइपॉक्सिया बोलते हैं, हाइपॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपॉक्सिया बोलते हैं, ठीक है।
तो जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव होता है? श्वास की गति बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है। ठीक, जब हमारे अंदर ऑक्सीजन कमी होगी तो श्वास हम ज़्यादा तेज श्वास लेंगे जिससे हमारे ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। तो ऑक्सीजन की कमी को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? हाइपॉक्सिया। क्या बोलते हैं? हाइपॉक्सिया बोलते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको हम हाइपॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपॉक्सिया बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, हाइपॉक्सिया में क्या होता है? श्वास की गति बढ़ जाती है, हाइपॉक्सिया बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता है, ठीक है, तो वो निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करेगी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विषाक्तता है हमारा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता हमारे अंदर रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या करती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ठीक है, HbCO बना लेती है। जो मोनोऑक्साइड है वो जो रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या हमने अभी देखा है, ये O2 का वाहक है। O2 इसी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है। तो ये मोनोऑक्साइड क्या करेगी? इसे हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी, HbCO बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो भाई रक्त को ऑक्सीजन को ले कौन जाएगा? ठीक है, क्योंकि तो मोनोऑक्साइड ने इसके साथ अपना दोस्त बना लिया, हीमोग्लोबिन को बना लिया। ठीक है, इसलिए कार्बन तुम्हारा मोनोऑक्साइड की विषाक्तता हमारे किसको प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा जैव रूपांतरण जो है मानव को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो हम जानते हैं जब ATP से ADP बनता है तो हमें अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जब ATP से ADP बनेगा तो हमें अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होगी, ध्यान रखना। ठीक है, इससे हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन में ऊर्जा उपस्थित होती है, श्वसन में ऊर्जा उपस्थित होती है। श्वसन में ऊर्जा कहाँ उपस्थित होती है? तो तुम्हारी श्वसन क्रिया में ऊर्जा जो है ATP के रूप में उपस्थित रहती है। किसमें ATP? 2015 में क्वेश्चन आया था पीसेस में, फिर मेन में वही तुम्हारा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, बस मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है, क्वेश्चन वही है, बस तरीका बदला है, वही रिपीट करता है। ठीक है, तो श्वसन में ऊर्जा कहाँ उपस्थित होती है? तुम्हारी उत्पादित होती है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा कहाँ उत्पादित होती है? ठीक है, तो ATP के रूप में। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है? ATP के रूप में उत्पादित होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ठीक है, रूपांतरण को क्या कहते हैं तुम्हारा? तो उसको हम कहते हैं वायु शोषण। क्या कहते हैं हम? वायु शोषण कहते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को हम क्या कहते हैं? वायु शोषण। क्या कहते हैं हम? वायु शोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा है वायु शोषण कहते हैं इसको। अब देख ली, अगर ऑक्सी और वायु शोषण, इसको हम वायु शोषण कह लें या ऑक्सी शोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी शोषण। ऑक्सी और वायु शोषण की क्रिया में भोज्य पदार्थों को क्या होता है तुम्हारा? इसमें इस क्रिया में क्या होता है? जो भोज्य पदार्थ होते हैं हमारा, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? उनका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण होता है भोज्य पदार्थों का, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसको कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन, पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है उनका। क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा तुम्हारा, अंग्रेजी में बोलते हैं। और जिसके फलस्वरूप क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या बनेगा तुम्हारा? जल बनेगा, जिसके साथ जल का निर्माण होगा। और इस क्रिया में अधिकतम मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा भी निकलती है जब ये शोषण होता है। शोषण, इसको ऑक्सी शोषण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सी शोषण बोलते हैं। इसमें समझ गए क्या होता है तुम्हारा? जो भोज्य पदार्थ है जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, भोज्य पदार्थ को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का क्या होता है तुम्हारा? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। और इसके फलस्वरूप हमारा वही क्या बनता है? CO2 बनता है, H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है, और बहुत मात्रा में क्या है, मतलब भर ऊर्जा भी निकलती है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ग्लूकोज के विखंडन में कौन से कथन या कौन से तुम्हारे कथन सही है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो लिखा है कि कोशिका द्रव में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरूवेट में विखंडित होता है, ये सही नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव में पायरूट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, ये है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरूट जो है लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा, और लैक्टिक एसिड में क्या होगा? तुम्हारा थकावट महसूस होती है। ठीक, जब लैक्टिक एसिड बन जाता है। फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरूट कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही थे तुम्हारा। तो यही तुम्हारे सही है, 2 और 3 देखो दिया है। जब हमारा कोशिकीय शोषण, ठीक है, की प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोसिस के माध्यम से ग्लूकोज 3
कार्बन अणु वाले पायरूट में टूटता है। कितने में? 3 में टूटता है। यहाँ पर दिया था तुम्हारा 4 में, ठीक है, यहाँ पर 4 देता है, यही गलत है, तुम्हारा 3 में टूटेगा। किस में टूटेगा? 3 कार्बन अणु वाले पायरूट में विखंडित होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? जब ऑक्सीजन कम होती तो वो पायरूट जो है पायरूवेट, ठीक है, पायरूवेट जो है लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिसको हम आवयवी श्वसन बोलते हैं, अनाक्षी श्वसन अंग्रेजी में कहें अनाक्षी श्वसन भी बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं, ठीक है। पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये तुम्हारा सही होगा, ध्यान रखना। इसको छत्तीसगढ़ में पूछा 2021 में, अब ये रिपीट करेगा, पीसीएस में भी, आरओ में भी रिपीट करके क्वेश्चन पूछ सकता है ये, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। व्याख्या एक बार और पढ़ लेते हैं कि कोशिकीय श्वसन, ठीक, की प्रक्रिया में कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोसिस के माध्यम से ग्लूकोज 3 कार्बन अणु वाले पायरूवेट में विखंडित हो जाता है। और ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसी को हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन मतलब जहाँ पर वायु ना हो, ठीक है, वो श्वसन में क्या होता है? पायरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड एवं इथेनॉल में भी परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? कौन सा भाग, ठीक है, शरीर के ताप को क्या रखता है? तुम्हारा नियंत्रित रखता है। तो कौन सा भाग हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो फेफड़ा क्या करता है तुम्हारा? फेफड़ा क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। देखो, फेफड़ा एक प्रमुख श्वसनांग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जलवाष्प तथा गैस का शरीर से उच्छ्वसन द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। तो फेफड़ा हमारा क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। कैसे नियंत्रित रखता है? देख लिया कि श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, जिससे हमारा क्या CO2 बनता है, H2O बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण भी होता है। ऑक्सीकरण से जहाँ एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जलवाष्प तथा गैस का शरीर से उच्च श्वसन द्वारा निष्कासन भी होता है। जो उच्च श्वसन द्वारा ऑक्सीजन मतलब गैस का निष्कासन होता है ना हमारे शरीर से, ठीक है, तो ये भी होता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर का ताप क्या रहता है? नियंत्रित रहता है। ये हो गया। तो अब ये हमारा पूरा क्या हो गया तुम्हारा? ये चैप्टर श्वसन वाला हो गया। फिर आगे इसे हम पढ़ते रहेंगे। अभी काफ़ी जीव विज्ञान बची है जो हमारे क्वेश्चनों में पूछी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।